बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, एमजीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया कंप्लीट सिलेबस का, और वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जो एफजीआई एलिमेंट्री स्कूल टीचर के टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए आज का क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बेटा सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज दी एक्सेसिबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारे इसी ऑनलाइन गूगल टेस्ट का लिंक मौजूद है। आप उसको जो है वो ज़रूर सॉल्व करें बिफोर डिस्कसिंग दी वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले, ये डिस्कशन सुनने से पहले आप उस टेस्ट को, हमारे ऑनलाइन जो गूगल टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इसी वीडियो के, आप उसको ज़रूर सॉल्व करें और उसके बाद आप इस डिस्कशन को भी देखिएगा। इसके साथ साथ हमारी इस तरह की अपडेट्स और जो हमारे ऑनलाइन गूगल टेस्ट का लिंक है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में भी मौजूद है। अब वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड भी दी जाती हैं, अपडेट्स भी दी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और बेटा आप लोगों ने जो जो टेस्ट को सॉल्व कर चुके हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स, और ये डिस्कशन को सुन रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है कि आज के क्विज में आपने कितने स्कोर जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारा जो पार्ट था, पोर्शन था, वो है जनरल साइंस का पोर्शन 10 MCQ। आज इसको डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द शेप ऑफ प्लांट सेल इज मेंटेन्ड बाय, प्लांट सेल की जो शेप होती है वो बेसिकली मेंटेन्ड बाय द सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल जो है दिस इज द रिजिड आउटर लेयर होती है प्लांट की, एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट, एंड आल्सो जो सेल की शेप होती है उसको यानी कि मेंटेन करती है सेल वॉल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कौन सी ऐसी डिजीज है जो आयरन की कमी की वजह से होती है। दिस इज कॉल्ड द अनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अनीमिया होती है। जबकि जो गाइटर है ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है। दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनीमिया। ओके स्टूडेंट, तो एनीमिया बेसिकली क्या होता है, इसमें इस बीमारी में बॉडी जो होती है इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। और आयरन आपको पता होना चाहिए, दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, बनाने में भी बड़ा रोल होता है इसका। और उसके साथ साथ क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन यही होता है कि इट ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिया। ये कॉमन क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी परसेंट होती है। बेटा अगर आपको इसकी वैल्यू याद भी नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज को निकालना हो तो आप उस एलिमेंट का मैस ले लें, टोटल मैस, और ओवरऑल टोटल कंपाउंड का मैस ले लें 100 पे, उसको मल्टीप्लाई कर दें। लेट कर लेते हैं, यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 ट्वाइस होता है। या इसको ओपन करके लिखें तो ये इस तरह लिखा जाता है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2। ये भी एक सेम टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूरिया है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल इसका मैस निकालें ना तो इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलता है 60 बनता है। जबकि नाइट्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 हैं, यानी कि एक नाइट्रोजन का 14 है, यानी कि 14 होता है। तो 14 2 28, 28 को 60 पे डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो इसका फाइनल जो आंसर आता है वो ऑलमोस्ट 46.6% आता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 46%। क्वेश्चन नंबर 4 है, ल्यूकीमिया इज द डिजीज ऑफ ब्लड वाइल इज द डिजीज ऑफ जॉइंट्स। तो ये अर्थराइटिस जो है दिस इज द डिजीज ऑफ जॉइंट होती है, ये जॉइंट की डिजीज है। जबकि जो हेपेटाइटिस है ये लिवर की डिजीज है, दिस इज द डिजीज ऑफ लिवर। जबकि ट्यूबरकुलोसिस TB ये आपकी जो है वो लंग्स की डिजीज है, दिस इज द डिजीज ऑफ लंग्स है। और जो इंसोम्निया है ये आपकी डिजीज है नर्वस सिस्टम की या ब्रेन से रिलेटेड है, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, इंसान को नींद नहीं आती इंसोम्निया में। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक, हाइड्रोजन किस लिए यूज होती है। पेंसिल बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, पेंसिल में हमारी एलिमेंट लेड होता है। बनस्पति घी इज द करेक्ट ऑप्शन है। आपने अक्सर सुना होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, इनको बनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए आपकी क्या करवानी पड़ती है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है। यहाँ से अपने हाइड्रोजन को पास आउट करवाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल यूज कर लें, प्लाटिनियम या प्लाडियम कैटलिस्ट यूज कर लें,
और कुछ कंडीशन भी दे के टेम्परेचर और प्रेशर, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दिस इज यूज्ड, ये है हाइड्रोजन का मेन फंक्शन, हाइड्रोजन गैस का। बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि पेंट्स में लेड के ऑक्साइड यूज होते हैं, ज्वेलरी में हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है और बाकी मेटल्स यूज होती हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अर्थ के ऊपर सबसे जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड द डायमंड, इसको कहा जाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस बिकॉज क्योंकि डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ साथ कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से दिस इज द वेरी वेरी हॉटेस्ट सब्सटेंस है। और इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 4027 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये नोट कर लें, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इवन के जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो ये बेटा सोलर सिस्टम जो है ना, सोलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। फिजिक्स में आप समझ लें या जिसमें भी आप इसको कंसीडर कर लें, जनरल साइंस में यहां से एक आधा एमसीक्यू जरूर बन सकता है। तो विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो दिस इज कॉल्ड द मार्स को कहा जाता है। मार्स इज अ रेड प्लैनेट है बिकॉज क्योंकि मार्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन होती है, रॉकी आप कह सकते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, रॉक मिनरल्स होते हैं, इसलिए इसकी रेडिश कलर होता है। दिस रेडिश कलर इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द आयरन मिनरल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, आयरन मिनरल जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि जो मरकरी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। कौन सा है? दिस इज कंसीडर दिस इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर को लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। एंड विनस जो है, दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। इसको नोट कर लें, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रिंसिपल अलाउज द एयरप्लेन टू फ्लाई? ये बेसिक फिजिक्स से लिया गया है क्वेश्चन। ये जो आपका एरोप्लेन उड़ता है, ये किस प्रिंसिपल के तहत, फिजिक्स का कौन सा फिजिकल लॉ है जो यूज होता है? तो दिस इज कॉल्ड द बर्नौली प्रिंसिपल। आपने पढ़ा होगा टॉरिसलिज्म थ्योरम एंड बर्नौली प्रिंसिपल। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं कि ये है हमारे पास जो एरोप्लेन का रिंग होता है, ऐसे आप कह लें विंग होता है, सॉरी, दिस इज द विंग ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये प्रोसेस होता है। इसकी जो ये वाली सरफेस है ऊपर वाली, ये सरफेस है कर्व्ड। आपको पता है जहां पे कर्व्ड सरफेस हो, जो कर्व्ड चीजें क्यों बनाई जाती हैं, ये गाड़ियां क्यों कर्व शेप में होती हैं? ताकि हवा का प्रेशर, वहां पे हवा तेजी से गुजरे, ठीक है, और फ्रिक्शन कम हो। तो यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एयर का जो स्पीड है, सॉरी, एयर की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है इस अपर वाली सरफेस पे। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, और आपको पता है बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे आप ऊपर वाली सरफेस पे प्रेशर कम है, जबकि जो नीचे वाली विंग की सरफेस होती है ये फ्लैट होती है। क्या होती है? फ्लैट होती है। और फ्लैट सरफेस पे जो एयर की स्पीड होती है वो लो होती है। यहाँ पे लो स्पीड है और प्रेशर क्या बनेगा? हाई बनेगा। यानी कि नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर लो है, तो नीचे से प्रेशर जब मिलेगा तो आपका जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ क्या करेगा? लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस यूज होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू दी, साउंड जो है दिस इज द मैकेनिकल वेव होती है और इसको मीडियम की जरूरत होती है। एयर हो, वाटर हो, स्टील हो, वैक्यूम इज नॉट अ मीडियम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो वैक्यूम के अंदर साउंड जनरली ट्रेवल नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्ट यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की प्यूरिफिकेशन में हम कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? तो वेरी सिंपल, दिस इज द पोटाश एलम, जिसको फटकड़ी भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला नोट कर लें बेटा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice डॉट 24H2O, दिस इज द फार्मूला ऑफ एलम, इसको कहा जाता है फटकड़ी किस कहते हैं। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसमें 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रेटेड होते हैं, इसको पोटाशियम कहते हैं। और ये जनरली क्या करता है, ये एक्ट करता है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं उनको ये प्रेसिपिटेट उनके बना लेता है। जब भी हम किसी पानी के अंदर हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिन्होंने पोल्यूट किया हुआ है पानी को, हम ये फटकड़ी ऐड करते हैं, एलम ऐड करते हैं, और एलम उसकी क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट्स बना देता है, और हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। इस तरह आपका वाटर जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है। जबकि क्लोरीन भी वाटर
की डिसइंफेक्शन में यूज होती है, लेकिन क्लोरीन इज नॉट द सॉल्ट, इसलिए कंफ्यूज ना हो। सोडियम क्लोराइड भी आप यूज नहीं कर सकते, कॉपर सल्फेट भी जल्दी यूज नहीं करते, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी आज का हमारा जनरल साइंस का पोर्शन 10/10 MCQ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सेक्शन नंबर 2 है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल भी है, इसको देख लेते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे एरिया उसने दे दिया, सरफेस एरिया कितना है 100 पाई है, ये नोट कर लें, नॉट जस्ट 100। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि दिस दी 100 पाई इज इक्वल टू दी 4 पाई आर का स्क्वायर। हमने रेडियस निकालना है, तो रेडियस का स्क्वायर इधर रखें और ये डिवाइड हो जाएगा 100 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आपका आंसर कितना आएगा 25 आएगा। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 25 है। अब इसका अंडर रूट ले लें, आर का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू दी 25 का अंडर रूट, और आर इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। तो 5 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ -4, ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। -4 का क्यूब, बेटा आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है, माइनस में वैल्यू है, अगर आप उसकी इवन पावर होगी तो उसका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर ऑड पावर होगी तो उसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा माइनस में आएगा। तो ये -4 का क्यूब है, हम इसको लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, ओवरऑल ऑड है, ऑड पावर है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई करने तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा -64 इज दी करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन पूछा गया है द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन पूछा गया है। तो ये डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि मीन, मॉड, मीडियन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मीडियन के लिए बेटा आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपको वैल्यूज दी जाती हैं आपने उसको डाटा को अरेंज करना होता है। वो आपकी मर्जी है, आप असेंडिंग में कर लें, डिसेंडिंग में कर लें, वो इशू नहीं है, लेकिन आपने अरेंज करना होता है, तरतीब में लाना होता है। तो चलें सबसे पहले तो आपने इस तरतीब बना लें। सबसे छोटा लेटर जो है वो 1 है, फिर उसके बाद 4 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 8 है, देन 9 बनेगा, और देन 10 एंड देन 11 होगा। ये है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंज कर दिया हमने डाटा को। अब मीडियन में क्या करना होता है बेटा, आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपने इक्वल डिजिट्स लेने होते हैं, और जो दरमियान में हमारे पास डिजिट आता है वो हमारा मीडियन होता है। और अगर दरमियान में सिंगल डिजिट है तो आपका मीडियन होता है, और अगर दरमियान में 2 डिजिट बने तो फिर आपका जो है ना वो क्या होगा, आपने दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेना, इनको एवरेज ले लेना होता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 के 4 इक्वल पार्ट बनाए, ठीक है, अगर हम 4 इधर से लें 4 इधर से लें तो फिर तो दरमियान वाला कोई बचता ही नहीं है, तो इस तरह ये नहीं लिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम दरमियान में से इधर लेफ्ट साइड से भी 3 डिजिट लेंगे, इधर से भी हम क्या लेंगे इक्वल 3 डिजिट लेंगे। दरमियान में हमारे बचते हैं 6 और 8, तो 6 और 8 का आपने एवरेज ले लेना है। 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 6 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा। 7 इज योर मीडियन है। लेट कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिखा देता हूँ। अगर इस तरह होता कि 11 12 13, ठीक है, 14 और ये है 15, अगर इस तरह आंसर होता और आपसे पूछे मीडियन कौन सा है, तो 2 इधर से लें 2 इधर से लें, तो दरमियान वाला 13 सिंगल ही बचता है, तो 13 आपका मीडियन होता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है 7। क्वेश्चन नंबर 14 है द मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉय, मार्क्ड प्राइस जो है वो गिवन है, कितनी है 1000 है, जो ऊपर लिखी होती है डिफरेंट इन बॉक्स पे। 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, तो डिस्काउंट की अमाउंट जो है आप निकाल लें। सबसे पहले तो डिस्काउंट कितना बनेगा इसका 1000 का, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना बनेगा 100 इज द डिस्काउंट है। अब आपकी जो एक्चुअल या रियल प्राइस है, ठीक है, रियल प्राइस कैसे निकलेगी, आपकी 1000 जो मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट 100 है, तो ये आपका आंसर कितना बनेगा 900 इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 7। तो बेटा सबसेट क्या होता है कि अगर ए
सेट के सारे रुकन बी में हो तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। सबसेट की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में ये है कि आपका ए सेट के सारे रुकन बी में हो और बी का कम से कम एक ऐसा रुकन हो जो आपका ए में ना हो। लेकिन जो इम्प्रॉपर होता है वो ए सेट के सारे रुकन बी सेट में मौजूद हों और बी के सारे ए में मौजूद हों, तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। तो बिल्कुल 5 7 के अगर आपने इम्प्रॉपर सेट बनाना है तो वो आपका 5 7 ही होगा, क्योंकि इसके इसमें मौजूद हैं और इसके सारे इसमें मौजूद हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सेट। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लें तो आपका ये भी सॉल्व हो सकता है। वो कहता है एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर, यानी कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 16 है। इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन मेकिंग द एवरेज 17 ईयर। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस डेटा के अकॉर्डिंग आप इसका ले लें सम। क्या लें? सम ऑफ एजेस। सम ऑफ एजेस कैसे निकलता है? अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें नंबर से, एवरेज कितनी है 16 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका 160 हो जाएगा। ये है टोटल सम। फर्स्ट जो है ना वो हमें दी गई कंडीशन। वो कहता है इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस, अगर एक नया स्टूडेंट ऐड हो जाता है तो अब आपके टोटल 11 स्टूडेंट हो गए, तो तब आपकी एवरेज कितनी बनती है 17 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि आफ्टर न्यू स्टूडेंट एडिंग, अगर आप न्यू स्टूडेंट एक और स्टूडेंट ऐड करने पे जो आपका सम बनेगा वो क्या बनेगा? सम क्या है? एवरेज 17 है, 17 और हमारे पास जो टोटल नंबर आप स्टूडेंट्स हो चुके हैं वो कितने हो गए, क्योंकि एक ऐड हो चुके हैं, तो पहले 10 थे तो अब 11 हैं, तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 187 आता है। तो ये है सम आफ्टर एडिंग वन मेंबर या वन स्टूडेंट। अब हमने वो जो न्यू एज है या न्यू स्टूडेंट है उसकी एज निकालनी, तो वेरी सिंपल, आप जो है ना वो 187 में से अगर आप 160 यानी कि न्यू सम में से पुराना सम निकाल लें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 27 एंड दिस विल बी द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट जो ऐड हुआ था। तो ये एक सिंपल ट्रिक है कैलकुलेट करने की। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 7 का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस याद रखिएगा बेटा, मॉडुलस जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का लें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 7 होता तो इसका आंसर 7 ही आता है, ठीक है। और जो अगर नेगेटिव है, अगर आपका माइनस में फिगर है, तो इसका मॉडुलस जब भी आपने लेना है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मॉडुलस जो है दिस ऑलवेज गिव्स दी पॉजिटिव वैल्यू देती है, ये नोट कर लें, पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पे -8 होता और इसका मॉडुलस लिया जाता तो आंसर कितना आता है? 8 आता। और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, बस इतना याद रखें। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, ये नंबर सीरीज से दिया गया है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें, एक में एक ऐड करें, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, ठीक है। इसी तरह 2 में 1 ऐड किया तो क्या 3 आया, 3 में 2 ऐड किया तो कितना आया? 5 आया। 5 में 3 ऐड किया तो 8 आया। 8 में अगर आप 5 ऐड कर लें तो आपका आंसर कितना आएगा? 13 आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि 1/x प्लस 2/x इज इक्वल टू दी 3। तो यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लें, x आएगा, x1 1 प्लस x1 2 आएगा और ये 3 हो गया। तो 2 + 1 3/x इज इक्वल टू 3/1। आपने क्या करना है? चिले पाई करनी है। तो यहाँ पे x को इधर लेके जाएं और 3 इधर आ जाएगा, तो x बन जाएगा x इज इक्वल टू दी 3/3 बन जाएगा और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 1 इज दी फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5x इज इक्वल टू 3y और x रेशो y इज 3:n, यानी कि वो कहता है कि x रेशो जो y है वो इक्वल है 3:n के। और इस केस में एक और कंडीशन उसने दे दी है, वो है 5x इज इक्वल टू 3y है। वेरी सिंपल, सबसे पहले आप रेशो को पता है आपको, रेशो इज इक्वल टू दी x/y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3:n है तो 3 ओवर क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। तो अगर हम x/y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम निकाल सकते हैं 5x/3y है, तो यहां पे आप x को y पे डिवाइड कर लें तो ये हो गया x/y और 5 जो है इधर 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/5, यानी कि x
रेशो y या x ओवर y की वैल्यू कितनी आती है, 3/5 आती है। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो x ओवर y है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 3/n। यहाँ पे आपने वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, n इधर जाएगा 3 इधर आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 3/3 मल्टीप्लाई 5, 3 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन। तो ये थी जी आज की हमारी मैथ पोर्शन की डिस्कशन 10 MCQ। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपने बताना है। तो यहाँ पे देखें तो दिस इज नॉट द करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, रिलायबिलिटी, ये करेक्ट स्पेलिंग है। द वर्ड स्टॉन्च, ये जो वर्ड स्टांच है, दिस मीन्स दी फिर्मली या कमिटेड इसको कहते हैं, यानी कि पक्का हो जाना, मजबूती से पकड़ लेना, ठीक है, और लॉयल होना, कमिटेड होना, ये स्टॉन्च वर्ड का मतलब है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बनेगा, दिस इज द लॉयल एंड फिर्म, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी तीनों इसके अपोजिट कह सकते हैं आप। 23 है, असद लाफ्स लाउडली, यहाँ पे आपने जो अंडरलाइन वर्ड है लाउडली, आपने इसको बताना है कि ग्रामेटिकली क्या है, क्योंकि ये लाफ्स लाउडली ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वर्ब के बारे में आपका एडवर्ब जो है वो आपको डिफाइन करता है वर्ब को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही हैज ears लाइक अ रैबिट, यानी कि उसके, ही का मतलब क्या है, पर्सन, और उसके कान रैबिट की तरह हैं, किसी जानवर के साथ, यानी कि आप उसको मुशाबियत दे रहे हैं, इसको कहते हैं सिमिली। इंग्लिश में एक टर्म यूज होती है सिमिली, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, तो दिस इज कॉल्ड द सिमिली कहते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है मेटाफोर, यानी कि अगर आप डायरेक्टली इक्वेट्स करते हैं दो चीजों को डायरेक्टली इक्वल करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक का वर्ड या एज का वर्ड यूज ना करें, तो दिस इज कॉल्ड द मेटाफोर उसको कहा जाता है। और जो पर्सोनिफिकेशन होती है, ये इस तरह होता है कॉन्सेप्ट के, आपकी जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होती हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स, एनिमल या कोई आइडियाज, अगर आप उसको ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर कर रहे हैं या ह्यूमन क्वालिटीज ऐड कर रहे हैं उसमें, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जिस तरह के द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, वाइंड विस्पर्ड थ्रू द, अब हवा तो सरगोशी नहीं करती, सरगोशी जो एक टर्म है, सरगोशी का जो कंसेप्ट है वो जानदार चीज से है, यानी कि ह्यूमन से है, ह्यूमन का काम सरगोशी करना होता है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं इसमें, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। इस तरह एक और एग्जांपल, जिस तरह स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, अब डांसिंग जो प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन की है, किसी जानवर या उसके साथ साथ किसी बेजान चीज की नहीं है, तो यहां पे भी आपकी पर्सोनिफिकेशन यूज हो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। आई थिंक 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास की इंग्लिश में एक्सरसाइज में ये चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द एंटोनम ऑफ द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मसनूई होता है, इसका जो अपोजिट होता है वो नेचुरल होता है, कुदरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही परसिस्टेड, परसिस्टेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, परसिस्टेड इन, ही परसिस्टेड इन सिली आइडियाज, तो यहां पे आपकी प्रेपोजिशन इन इज द करेक्ट प्रेपोजिशन है। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बैशफुल, बैशफुल का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है शाय। बैशफुल का मतलब यही होता है कि वो शर्मीला, शाय, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आपकी जब वो एडियम फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, हॉट पोटैटो मींस, हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो मीन अ सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल इशू कहा जाता है इसको, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, कंट्रोवर्शियल इशू कहा जाता है हॉट पोटैटो, ठीक है। तो ये नोट कर ले, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 29 है, एक्टिव वॉइस आपने बनाना है, ही वाज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग्स, वाज बीइंग यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो आपका जो है ना वो पास्ट पास्ट जो है ना वो कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। द डॉग्स वर चेजिंग हिम, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, द डॉग्स वर चेजिंग हिम। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका पास्ट जो है ना वो उसके साथ बीइंग लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस बीइंग को वर्ड यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अलस वी लॉस्ट द गेम, ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें आपका अफसोस किया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये वाली एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन थे इंग्लिश पोर्शन के। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन नंबर 4 पाक स्टडी। आज की जनरल नॉलेज या पाक स्टडी का पोर्शन है।
लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है तो ये अनवार उल हक काकड़ हैं। कौन है? अनवार उल हक काकड़ इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वैसे अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है तो लियाकत अली खान है। नेक्स्ट मूव करते हैं 32, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? अमीरुद्दीन खिदवी ने जो है ना वो डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन विच ईयर डिड बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम द पाकिस्तान, तो ये 1971 में 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इसके सरबराह थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो बॉर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? कराची में 21 जून 1953 को, 21 जून 1953 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो कराची में पैदा हुई थी और ये पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम भी रह चुकी हैं। ये एमसीक्यू भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था सब कॉन्टिनेंट में, नोट कर लें, ये आपके सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। लेकिन बाद में इसको जो कंसेप्ट को एक्सटेंड किया था टू नेशन थ्योरी को, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया था। 36 है, अता शद इज द फेमस पोइट ऑफ बलोचिस्तान, ये बलोची शायर है, बहुत ही फेमस पोइट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जरदाक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, जरदाक जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ कीर्थर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, शंदूर पास, पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के हवाले से, इनको अच्छे तरीके से देखें। शंदूर पास कनेक्ट्स द चित्राल एंड गिलगित, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पास पेपर से लिया गया है। चित्राल एंड गिलगित को कनेक्ट करता है, जबकि अपर सवात एंड लोअर सवात को अगर हम देखें तो ये कनेक्ट करता है अपर सवात एंड लोअर सवात को, ये शांगला पास करता है। कौन सा? शांगला पास। जबकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 39 है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्कर, बेटा आपने करंट जो मिनिस्ट्रीज हैं फेडरल की वो जरूर देख के आनी है। हो सकता है कि आपसे करंट अफेयर से, आपसे पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाए। तो करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्क दिस इज द मियां रियाज हुसैन पीरजादा हैं। जबकि अताउल्ला तारड़ जो हैं ये हमारे जनाब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। और मिस्टर अहद जो हैं ये इकोनॉमिक्स अफेयर्स के जो है ना वो मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीकोट फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन द सिंध डिस्ट्रिक्ट जामशोरो नियर हैदराबाद, ये नोट कर लें, ये किस में है? सॉरी सिंध में, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है रानीकोट फोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा किला भी इसको कहा जाता है। सेक्शन 5 पे चलते हैं जनाब। लास्ट सेक्शन है हमारा पेडागोजी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। लर्नर्स कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम्स बाय ऑनलाइन गाइडलाइन बाय द टीचर एंड वर्क ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास टाइम, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहा जाता है फ्लिप्ड लर्निंग कहा जाता है, या फ्लिप्ड क्लासरूम भी कहा जाता है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड दी फ्लिप्ड लर्निंग कहा जाता है। 42 है, विच स्केल इज यूज टू मेजर द एटीट्यूड मेजरमेंट, एटीट्यूड मेजर करने के लिए लिकर्ट स्केल यूज किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो द रिपीटेड एमसीक्यू है, नोट कर लें इसको। अ टीचर शुड हैंडल द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स बाय द इनकरेजिंग द ओपन कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज यूज्ड, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करती है? वीकनेस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आप रिजल्ट्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो आपकी फाइनल समेटिव असेसमेंट होती है एट द रिजल्ट। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो आपका बेटा क्रिएटिव है, ये क्रिएट है। और जो ओल्ड ब्लूम टेक्सोनोमी है उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो आपका इवेल्युएशन है। अगर इवेल्युएशन भी आ जाता है और क्रिएशन भी आ जाती है, क्रिएट भी आ जाता है, तो आपने क्रिएट को करेक्ट करना है, क्योंकि दिस इज द रिवाइज्ड जो है ब्लूम टेक्सोनोमी का हाईएस्ट लेवल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 46 है, नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज हेल्ड इन, नेशनल एजुकेशन कमीशन को 1959 में जो है वो बनाया गया था, और ये अयूब खान ने, सदर अयूब खान ने डिज़ाइन किया था।
ठीक है, और इट वाज लेड बाय दी SM शरीफ ने इसको लीड किया था, लेड किया था। विच एस्पेक्ट इज नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा 1959। विच एस्पेक्ट नेग्लेक्ट दी वेगटस्के थ्योरी, वेगटस्के थ्योरी कौन सी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी थी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे है वो निग्लेक्ट की वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपका बियोलॉजिकल बनेगा। जेनेटिकली या बियोलॉजिकली जो है वेगटस्के थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ये कहती है कि दिस इज दी लर्निंग इज दी ओनली सोशियो एंड कल्चरल लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको नोट कीजिएगा। अल्फ्रेड बेनेट मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन विच फील्ड ऑफ, तो इसका मेंटल फील्ड में जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल है अल्फ्रेड बेनेट का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, द मेन फोकस ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट थ्योरी भी इसको कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो मेन फोकस है वो आपका है जी लर्निंग पे है, किस पे है, लर्निंग इज द मेन फोकस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 50 है, एंड्रागोजी इज द स्टडी ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स की टीचिंग को एंड्रागोजी कहते हैं और चाइल्ड्स की टीचिंग को क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, ये नोट कर लें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थी जी बेटा आज की हमारा 50 बाय 50 MCQ जो हमने डिस्कस किए हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। बहुत मीडियम लेवल का टेस्ट मैंने डिजाइन किया है, ना तो टफ है ना तो बहुत इजी है, तो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड टेस्टिंग था। आपने इसको जरूर सॉल्व भी किया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने जो ऑनेस्टली इस टेस्ट को सॉल्व किया तो आपके कितने स्कोर्स हैं। ओके, इस तरह की डिस्कशन इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह जो हमारा टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है FGA EST का, दोनों बैचेस का, मेल एंड फीमेल का, 23 फेब को इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू 23 की शाम को दोनों पेपर्स कंप्लीट डिस्कस करवाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।